हमारा आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संगठन। तो सहकारी शब्द जो है, अगर हम इसको दो भागों में बांटे तो एक बनता है सह, दूसरा बनता है कारिता। और इन दोनों को मिला के जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ है मिलकर कार्य करना। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, यही इसका एक मूल मंत्र है। अन्य शब्दों में सहकारी संगठन का आधार ये है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी छोटी छोटी बचतों को समिति में एक बड़ी राशि के रूप में एकत्रित करके जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देकर उनकी सहायता की जाए, अथवा बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ प्राप्त किए जाएं। इनका पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम 1932 अथवा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे ये आपने बात याद रखनी है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा चेन्नई में अपने अलग अलग समिति अधिनियम हैं। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ये जो अभी आपने पढ़ा सुना, ठीक है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टूगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, अभी मीनिंग पढ़ा है, तो इससे हम कुछ विशेषताएं निकाल सकते हैं सहकारी संगठन की। तो वो विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो देखो, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, वॉलंटरी एसोसिएशन, स्वैच्छिक संगठन। यह व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसका सदस्य बन सकता है तथा किसी भी समय सूचना देकर इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। नंबर 2, ओपन मेंबरशिप, खुली सदस्यता। इनकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति आदि का कोई बंधन नहीं है। सभी लोग इनकी सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सदस्यता को एक विशेष ग्रुप तक सीमित कर दिया जाता है। जैसे किसानों की सहकारी समिति में केवल किसानों को ही सदस्यता दी जाती है। नंबर 3, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, मताधिकार की समानता। क्योंकि इन पर एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है, इसलिए प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार होता है। अतः सदस्यों द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या का मताधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने कितनी भी बीच में पूंजी लगाई हो, उसको वोटिंग राइट जो है सिर्फ एक वोट का ही मिलेगा। ठीक है, वो एक ही वोट डाल सकता है कोई भी व्यक्ति। देखें कंपनी में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने जितने ज़्यादा शेयर खरीदे होते हैं उनको वोटिंग राइट उतना ही ज़्यादा मिल जाता है। नंबर 4, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, प्रजातंत्रात्मक प्रबंध, यानी कि लोकतांत्रिक प्रबंध। इनका प्रबंध स्वयं सदस्यों द्वारा प्रजातंत्रात्मक आधार पर किया जाता है। इनके प्रबंध के लिए एक प्रबंध समिति बना दी जाती है, जिसके सदस्यों का चुनाव आम सभा में मतों के आधार पर होता है। इनके प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत डालने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास समिति के कितने ही अंश क्यों ना हों। अतः कोई भी व्यक्ति अधिक अंश खरीदकर मतों के आधार पर प्रबंध व्यवस्था में मनमानी नहीं कर सकता। नंबर 5, सर्विस मोटिव, सेवा का उद्देश्य। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की अधिकतम संभव सहायता करना है। अधिकतम संभव सहायता करने से ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि ये समितियां लागत पर ही वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करती हैं, बल्कि उचित लाभ वसूल करते हुए अपने सदस्यों की सहायता करती हैं। इसके नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सरप्लस, ठीक है, लाभ का विभाजन, ठीक है, या अधिके का विभाजन। अब ये जो समितियां होती हैं, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे शब्द जो है सरप्लस लिख देते हैं, प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग सरप्लस लिख देते हैं। सहकारी संगठन की एक और विशेषता ये है कि इसके लाभ अथवा अतिके या अतिरेक का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है।
जैसे कुल अतिरेक का एक चौथाई भाग कानून के अनुसार सामान्य कोष में हस्तांतरित किया जाता है। पूंजी पर निश्चित दर से लाभ अंश दिया जाता है जो कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतिरेक का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जा सकता है जहां समिति कार्य कर रही है, जो कि कुल अतिरेक का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो मैं अतिरेक शब्द बोल रहा हूँ, अतिरेक का मतलब है यहाँ पे सरप्लस के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो लाभ कमा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, शेष अतिरेक को सदस्यों में बोनस के रूप में बांट दिया जाता है, लेकिन बोनस का बंटवारा अंशों के आधार पर ना करके सदस्यों द्वारा समिति में दिए गए योगदान के अनुसार किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता सहकारी समिति के बोनस का बंटवारा सदस्यों द्वारा की गई खरीद के आधार पर कर सकता है। इसके नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग, नकद व्यापार। सहकारी समितियों के पास अपेक्षाकृत कम वित्तीय साधन होने के कारण ये नकद व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है कि ये समितियां उधार माल नहीं बेच सकती। लेकिन ये याद रखना है ज़्यादा करके कि ये समितियां क्या करती हैं, ज़्यादा करके जो लेन देन होते हैं इनके कैश में ही होते हैं, उधार में ये लेन देन जो है वो बहुत ही कम करती हैं। नंबर 8, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अनिवार्य पंजीकरण। सदस्यों का कोई भी संघ अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि वे सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण ना करवा लें। ठीक है। उसके बाद है नंबर 9, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। सहकारी समिति का पंजीकरण हो जाने के बाद इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग हो जाता है, अर्थात समिति अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, समिति पर मुकदमा किया जा सकता है और ये भी अन्य पक्षकारों पर मुकदमा कर सकती है। नंबर 10, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था। सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत इस प्रकार है: सदस्यों को बेचे गए अंशों से प्राप्त पूंजी, सरकार से प्राप्त ऋण, सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। नंबर 11, गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। यद्यपि समितियां ऐच्छिक संघ के रूप में होती हैं, लेकिन सरकार समय समय पर इनके लेखों का निरीक्षण करके इन पर नियंत्रण रखती हैं। इसी उद्देश्य से सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं। तो आपने यहाँ पे सहकारी संगठन जो है, सहकारी समितियाँ, इनका मीनिंग जान लिया है आपने। ठीक है, विशेषताएं जान ली है। अब कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में आपको ये भी आ जाता है कि इनके लाभ अथवा दोष बताओ, या इनका अंतर जो है साझेदारी के साथ करो, या इनका अंतर आप वो जो कंपनी संगठन है उसके साथ करो। तो आपने क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन खुद तैयार कर लेने हैं। ये आपने मीनिंग इन सभी के पढ़ लिए हैं, विशेषताएं पढ़ लिए हैं। ठीक है, लाभ दोष बनाने हैं वो आप बना सकते हो इसी आधार पे। ठीक है, और जो अंतर करने के लिए कहा है वो अंतर भी आप आसानी से कर सकते हो अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है।